हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है। आज उसका पार्ट 23 है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पुस्तक का नाम याद हो ही गया होगा, हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाशने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एईडी, डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप किया था और वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ मैंने 2024 में भी यूजीसी नेट का पेपर दिया था और 99.97 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ प्राप्त किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, मैंने एचएनएन में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ मेरा एक बैच भी आने वाला है। बैच का नाम है शिव शक्ति बैच, जिसमें मैं आपको रामचंद्र तिवारी, शुक्ल बच्चन जी की महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ उन पे पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमारा पेपर 1 और 2 का बैच लेकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा कोड SHAILY शैली11 यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। हमारे अगले उपन्यासकार हैं हृदय ने 12 उपन्यास, गांठ, हत्या, एक कहानी अंतहीन, सफेद घोड़ा काला सवार, सांड, पुनर्जन्म, दंडनायक, पगली घंटी, किस्सा हवेली, चार दरवेश, शब्द की हत्या करते हैं, स्वस्थ अस्वस्थ लोग आदि प्रकाशित हैं। हृदय अपने को प्रगतिवाद के प्रतिबद्ध लेखन से अलग करते हुए प्रगतिशील मानते हैं। तो हृदय अपने को क्या मानते हैं? प्रगतिशील लेखक। वे कहते हैं, कौन कहते हैं? हृदय, दृष्टि के नाम पर मैंने अपने को प्रगतिशील रखने की कोशिश की है। इस प्रगतिशीलता में एक और तो आधुनिकता आ जाती है, अर्थात जो पुराना हो गया है, अनुपयोगी है और समय द्वारा खड़े किए जा रहे नए सवालों से टकरा नहीं सकता, उसको निरंतर छोड़ते चलना। और दूसरी ओर दलित, शोषित यानी सर्वहारा वर्ग की पक्षधरता करते हुए शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई का वातावरण बनाना। तो हृदय ने अपने आप को क्या माना है? प्रगतिशील लेखक माना है। हृदय ने अपने उपन्यासों में यही बात कही है। उनके उपन्यास गांठ एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। यह गांठ व्यक्ति के मन में, सामाजिक संबंधों में, पूरी व्यवस्था में है। लेखक ने इस उपन्यास में व्यवस्था के भयानक यथार्थ और अंधेरे के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु उसे उजाले के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, यह प्रश्न यहाँ अनुत्तरित है। अगला उपन्यास है हत्या। में स्वतंत्रता के बाद देश के नैतिक पतन पर सार्थक टिप्पणी की गई है। इसमें पूरे समाज की हत्या करने वाला भोलानाथ समाज में सम्मान पाता है और निरीह शिव नारायण को खतरनाक व्यक्ति बताकर फांसी दे दी जाती है। एक कहानी अंतहीन में व्यवस्था के जहरीले कुप्रभाव को अंतहीन मानकर उसे इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। सफेद घोड़ा काला सवार में आज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया गया है। अगला उपन्यास उनका सांड। सांड में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। सांड की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, आप याद करते हुए चलेंगे। पुनर्जन्म में परिस्थितियों से जूझने में असमर्थ बनारसी प्रसाद गुप्त के आत्महत्या कर लेने तत्पर और उनका पुत्र दीपक निराश नहीं होता। वह माँ के साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। दीपक के रूप में मानो बनारसी प्रसाद का पुनर्जन्म होता है। किसी के अंतस से नकारात्मक और रुग्ण भावनाओं को निकालकर उसमें सही, स्वस्थ और सकारात्मक भावना का संचार करना ही उसे पुनर्जन्म देना है। इस प्रकार हृदय ने पुनर्जन्म में जीवन के संघर्ष चेतना को जागृत करने और निरंतर बाधाओं से जूझकर उसे ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। अगला उपन्यास है पगली घंटी। महत्वपूर्ण है विषय वस्तु। पगली घंटी जेल जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें जेल स्वयं कथा कहती है। लेखक ने एक इस शैली का प्रयोग शायद जेल जीवन के यथार्थ को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए किया है। उपन्यास में जेल जीवन की अनेक स्थितियों, तथ्यों और सूचनाओं को सामने रखने के साथ ही वर्तमान न्याय व्यवस्था पर प्रहार भी किया गया है। उपन्यास में कलात्मक संयम का अभाव खटकता है। अगला उपन्यास है किस्सा हवेली। ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हवेली हमारी संपूर्ण सामाजिक संरचना का प्रतीक है। जिस प्रकार हवेली क्रमशः टूटती बिखरती जा रही है, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था पर आधारित हमारी सामाजिक संरचना भी टूट रही है। सदियों से पीड़ित दलित वर्ग अब अपना सर उठा रहा है। स्त्रियां भी जाग चुकी हैं। हृदय ने इस उपन्यास में पूरी सजगता के साथ इस परिवर्तन को
न केवल अंकित किया है वरन उसे पूरी सहानुभूति भी दी है। अगला उपन्यास है चार दरवेश। चार वृद्धों राम प्रसाद गुप्ता, शिवशंकर, दिलीप चंद और चिंता हरण के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। पांचवें व्यक्ति के रूप में स्वयं कथाकार उपस्थित है। वे वृद्ध सूखे नाले की पुलिया पर बनी फसली नुमा मुडेर पर रोज साय बैठकर अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ ही अपने अतीत को कुतरते हैं, वर्तमान को कोसते हैं और समय के साथ हुए बदलाव के खाका को खींचते जाते हैं, जिससे जिंदगी में आ रहे भौतिकवादी बदलावों की ओर इशारा भी करते हैं। उपन्यास वृद्ध जीवन की विवशता, लालसा और विषाद को बड़े ही सशक्त ढंग से सामने रखता है। चार दरवेश उपन्यास की विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। किस पे है? वृद्ध विमर्श पर आधारित है चार दरवेश। शब्द भी हत्या करते हैं कस्बाई पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है जो हृदय की मूल कथा भूमि है। इस उपन्यास में लेखक ने सभी प्रकार की विचारधाराओं पर मानवीयता को तहजीब दी है। सब मिलाकर हृदय जीवन के यथार्थ को सही संदर्भ में देखने और उसे अनेक रूपों में व्यक्त करने की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। अगले उपन्यासकार है मुद्रा राक्षस। इनके उपन्यासों की विषय वस्तु से ज्यादा इनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। अचला एक मनस्थिति, भगोड़ा, शोक संवाद, तेरा नाम मेरा नाम, हम सब मनसाराम, शांति भंग, प्रपंच तंत्र, दंड विधान विधान, अर्धव्रत और नारकीय प्रकाशित हैं। प्रपंच तंत्र में उन्होंने पुलिस, कानून, शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक भ्रष्टाचार, दल बदल, धर्मांतरण, चिकित्सा व्यवस्था, दहेज प्रथा तथा अन्य अनेक प्रकार की कुप्रथाओं पर गहरा व्यंग किया है। मेरा नाम तेरा नाम में राजधानी को केंद्र में रखकर सभी प्रकार के मूल्यों की क्षय का चित्र खींचा है। दंड विधान में मुद्रा राक्षस ने अपने को और स्पष्ट किया है। भद्रा गांव को केंद्र में रखा है, तो दंड विधान में किसको रखा है? भद्रा गांव। उन्होंने गांव के अंतत्वजों और अस्पृश्यों तथा उनका शोषण करने वाले सवर्णों के बीच स्वर संघर्ष को पूरी तरीके से उभारा है। लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में शोषितों के नेता मास्टर भूरे राम लाल को पुलिस नक्सलाइट कहकर गोलियों से भून देती है। व्यवस्था उच्च वर्ग के साथ है। मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले शोषित जन अभी अनाड़ी हैं। भद्रा गांव का निचला हिस्सा जलकर खाक हो जाता है। उपन्यास के अंत में लेखक लिखता है, विशन तुम्हारा चंग कहाँ है? इस आंच में सेकोगे तो कभी ना उतरेगा। हाँ, अब सिर्फ लावनी तुम्हें एक नई लिखनी होगी। तो किसका कथन है? लेखक का, मुद्रा राक्षस जी का। अगले हैं हमारे जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। इनके उपन्यास कटा हुआ आसमान, मुर्दाघर, अकाल प्रकाशित हैं। कटा हुआ आसमान में बंबई के सेवारत प्राध्यापकों की स्थिति का यथार्थ चित्र अंकित किया है। उनकी असंतोषजनक सेवा शर्तें, आवासीय समस्या, आर्थिक तंगी, विद्यालयों में चलने वाली धांधलियां तथा इनके सबके बीच किसी तरह जीवन को घसीटता हुआ प्राध्यापक। आनुषंगिक रूप से बंबई की अन्य जिंदगियां, फुटपाथों पर सड़ते लोग, कारखानों में घुटते हुए मजदूर, शानदार होटलों का विलासमय जीवन, साबुन बनाने वाली संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले सौंदर्य प्रतियोगिताएं और उनकी खोखली तड़क भड़क भी उपन्यास में आई है। कटा हुआ आसमान उपन्यास में बंबई की कुरूपता को तो उजागर किया ही है, साथ ही मुक्ति के लिए किसी प्रकार के संघर्ष की चेतना नहीं देता। कथानायक रमेश नौटियाल किटी से प्यार कर में इतना डूब जाता है कि किसी स्तर पर व्यवस्था को चुनौती नहीं दे पाता। अगला उपन्यास है मुर्दाघर। ये भी मुंबई से संबंधित है। मुंबई के भटियारिनों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। इनका अगला उपन्यास है अकाल। आज के दुर्दशाग्रस्त गांव की कहानी कही गई है। तो अकाल में किसकी कहानी है? आज के दुर्दशाग्रस्त गांव की। आज गांव में नेता, दलाल और तस्कर मिलकर गांवों का दोहन कर रहे हैं। मेहनत कश गरीब लोगों का जीवन दुभर हो गया है। ऐसे ही गांव का एक महत्वाकांक्षी युवक जगदीश शीघ्र अमीर बनने के प्रयत्न में अपना सब कुछ खोकर न घर का रहता है न घाट का। अगला उपन्यास है मार्कंडे। उपन्यासकार है मार्कंडे। इनके उपन्यास है सेमल का फूल, अग्निबीज। अग्निबीज विशेष रूप से चर्चित हुआ है। इस उपन्यास में सन 53 से 54 के आसपास के राजनीतिक संदर्भ को केंद्र में रखकर अप्रासंगिक होती हुई राजनीतिक चेतना के विरुद्ध जागृत होती हुई क्रांति धर्मा युवा चेतना को ग्रामीण परिवेश में चित्रित किया गया है। गांव में आज तीन पीढ़ियां एक साथ देखी जा सकती हैं। एक पीढ़ी आदर्शवादी गांधी भक्तों की जो पृष्ठभूमि में ढकेल दी गई है और दूसरी पीढ़ी है अवसरवादी राजनीतिज्ञों की जिसने आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है। इसमें ज्वाला सिंह जैसे भूतपूर्व जमींदार सक्रिय हैं। तीसरी पीढ़ी तरुण अग्निबीजों की है। वह अग्निबीज
प्रगतिशील विचारधारा के हैं और जीवन में क्रांति के पक्षधर हैं। तो बस इतना महत्वपूर्ण है कि अग्निबीज क्यों नाम रखा है, क्योंकि जो 3 पीढ़ियाँ हैं जो गाँव की, उसमें से जो तीसरी पीढ़ी है वे अग्निबीज हैं, और अग्निबीज जो है प्रगतिशील विचारधारा के पोषक हैं। वे वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को मिटाकर सच्चे समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। अगले उपन्यासकार हैं हमारे काशीनाथ सिंह, बहुत महत्वपूर्ण। अपना मोर्चा, काशी का 80, रहन का रघु, महुआ चरित और उपंसहार। महत्वपूर्ण उपन्यास है अपना मोर्चा। विषय वस्तु महत्वपूर्ण। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण बुनियादी प्रश्न लेकर सामने आया है। यूं तो यह 1967 के भाषा आंदोलन से संबंध है, किंतु इसमें वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा के पूरे ढांचे का खोखलापन उजागर किया गया है। आज समाज में जो अनाचार, भ्रष्टाचार, गरीबी, अज्ञान और भेदभाव व्याप्त है, वह उसे दूर करने में वर्तमान शिक्षा प्रणाली और उसमें ढलकर निकले हुए छात्र कोई अहम भूमिका निभा सके हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। जीवन की समस्याओं में कटे हुए अपनी ही सुख सुविधाओं को ध्यान रखने वाले अध्यापक और अवसरवादी छात्र नेता क्या आज की चुनौतियों को सामने कर सकते हैं? संभवतः लेखक ये कहना चाहता है कि जब तक सारी प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियां एक नहीं होती, तब तक सार्थक बदलाव संभव नहीं है। काशी का 80 उपन्यास के आरंभ में काशीनाथ सिंह जी कहते हैं, शहर बनारस के दक्षिणी छोर पर गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक मोहल्ला 80 चौराहे पर भीड़ भाड़ वाली चाय की दुकान, एक दुकान में दिन रात दिन की बहस में उलझते, झगड़ते, लड़ते, गाली गलौज करते हुए स्व नाम धन्य अखाड़िए बैठकबाज। न कभी उनकी बहसें खत्म होती हैं, न सुबह शाम। जिन्हें आना हो आए, जो जाना चाहे जाए। इसी मोहल्ले और दुकान का लाइव शो है ये कृति। उपन्यास और कथाएं खासा चर्चित, विवादित और बदनाम। लेकिन बदनाम सिर्फ अभिजनों में, आमजनों में नहीं। आमजन और आम पाठक की इस उपन्यास के जन की जमीन रहे हैं। ये किसका कथन है? काशीनाथ सिंह जी का। यह बात पूरे उपन्यास का केंद्रीय तत्व है। यह उपन्यास व्यक्ति केंद्रित है। आरंभ में यह उपन्यास सभी कथाएं हंस, तद्भव और कथादेश पत्रिका के अंकों में प्रकाशित हुआ और इन्हें कथात्मक संस्मरण के रूप में चिन्हित किया गया था। बाद में इसे कुछ आलोचकों ने उपन्यास की संज्ञा से अभिहित किया। काशी का 80 बीते हुए 2.5 दशकों में भारत में हुए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की दास्तां है। मुझे लगता है काशी के 80 पे शायद मूवी भी बनी है, और सनी देओल आई थिंक उसमें मेन लीड में है। रहन पर रघु काशीनाथ सिंह का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास है। तो रहन का रघु पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस उपन्यास पर स्वयं लेखक की टिप्पणी है, अगर काशी का 80 मेरा नगर है तो रहन पर रघु मेरा घर, और शायद आपका भी। काशीनाथ जी अपनी कथा साहित्य में यथार्थ जीवन की विडंबना और रेशा रेशा अलग करके प्रस्तुत करने वाले रचनाकार हैं। वे एक प्रयोग धर्मी रचनाकार हैं। उन्होंने तमाम विधाओं को एक दूसरे से संक्रमित करने के क्षेत्र में सार्थक प्रयास किया है। इस उपन्यास के आरंभ में इसके प्रमुख पात्र रघुनाथ सोचते हैं, रहन के रघु में रघुनाथ सोच रहे हैं, कितने दिन हो गए बारिश में भीगे, कितने दिन हो गए लू के थपेड़े खाए, कितने दिन हो गए जेठ की धूप में झुलसे, कितने दिन हो गए अंजोरिया रात में मटर गश्ती किए, कितने दिन हो गए कि ठंड में सिकुड़कर दांत के टिटाए। क्या ये इसलिए होते हैं कि इनसे बच के रहें, बच बचा के चलें, या इसलिए कि इन्हें भोगें, इन्हें जिएं, इनसे दोस्ती करें, इनसे बतियाएं, सिर माथे पर बिठाएं। अगला उपन्यास है महुआ चरित। स्त्री और उसकी देह के संदर्भ में युवा से प्रौढ़ होती आकांक्षाओं की कथा इस उपन्यास में कही गई है। यह एक साधारण मध्यवर्गीय पढ़ाकू लड़की की कहानी है। वह एक सुसंस्कृत परिवार में पढ़ने वाली सुंदर लड़की है। उसने कैरियर बनाने की सोच रखी है और अपना शोध प्रबंध जमा करने से पहले तक प्यार उसके लिए सिर्फ फुटनोट के समान रहा। पर अब उसे बेचैनी हो रही है, उम्र बीत जाने की और जीवन की अर्थहीन होने की। जब तक उसके पास पढ़ाई के रूप में काम था, तब तक तो उसका अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं था, किंतु अब उसका मन शारीरिक प्रेम को पाने को होने लगा। ऐसे में वह खुली छत को अपनी सहेली बनाती है और अपने शरीर की जिन नैसर्गिक इच्छाओं का वह कागज के तले दबाती आई है, उसे पूरा करने के लिए पड़ोसी का सहारा लेती है। फिर महुआ के प्रति कॉलेज के दिनों से आकृष्ट सहपाठी का रिश्ता आने पर विवाह कर लेती है, लेकिन पूरे शारीरिक संबंधों का पता चलने में पति उससे नाता तोड़ लेता है। महुआ आत्मनिर्भरता का दामन पकड़कर शांत वापस आ जाती है। महुआ प्रतीक है उन सभी स्त्रियों का जो कहीं ना कहीं सामाजिक दोहरेपन से जुड़ती हैं और उठ खड़ी होती हैं। स्त्री मनोविज्ञान की गहरी समझ इस उपन्यास में दिखाई देती है।
यहाँ एक महुआ का कथन है, महत्वपूर्ण है। कोई लड़की चाहे जितनी सुंदर हो, अपने सौंदर्य को लेकर हमेशा संदेह में रहती है। वह चाहती है कि कोई हो जो सिर्फ इतना प्यार भर कह दे कि नहीं, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की लड़की मैंने नहीं देखी। मैंने मेरे लिए ये कोई साजिद था जिसने महुआ को उसकी औरत देह का एहसास कराया। महुआ को कोई की जरूरत किसी पुरुष की नहीं, अपने लिए है। यह काशीनाथ सिंह ने इस प्रसंग पर पुरुष वर्चस्व का नया प्राख्यान खड़ा किया है। लड़की। अगला उपन्यास है काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास। विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों की कथा है। इसमें इन्होंने काशी को छोड़कर नया विषय वस्तु पर कथा सृजन किया है। इस उपन्यास में महाभारत के नायक, खलनायक, विदूषक और दार्शनिक कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों की कथा है। महत्वपूर्ण समकालीन रचनाशीलता में काशीनाथ सिंह जी उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी खुद लीक तोड़ते हैं। उनकी हर नई रचना पुरानी रचना से अलग ही नहीं, कई बार उलट भी होती है। शशि भूषण द्विवेदी जी का कथन है इस उपन्यास के संबंध में। उपन्यास में कृष्ण के बहाने वह पहली बार जन्म, मृत्यु, जीवन और काल के दार्शनिक प्रश्नों से रूबरू होती है। महाभारत में कृष्ण का पात्र के अकेला ऐसा पात्र है जो व्यक्ति के किसी पक्ष से अछूता या अधूरा नहीं है। वह विराट आत्मा है। वह एक साथ नायक भी है, विदूषक भी है, योगी भी है और भोगी भी है, और अंततः इन सब से निर्लिप्त एक तटस्थ काल प्रेक्षक भी है। किसका कथन है? शशि भूषण द्विवेदी जी का। किसके बारे में? काशीनाथ सिंह जी के उपन्यास के विषय वस्तु के बारे में। काशीनाथ सिंह ने अपने इस उपन्यास में इन्हीं कृष्ण की अंतिम समय को उठाया है जिनके बारे में इतिहास, पुराण और श्रुतियां लगभग खामोश हैं या कम बोलती हैं। महाभारत भी इस बारे में सिर्फ संकेत भर देकर खामोश हो जाता है। महाकाव्य की इस खामोशी को काशीनाथ सिंह अपने लिए एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके इस उपन्यास की रचना की है। उपन्यास की कथा कृष्ण की तो है, किंतु उसके कृष्ण के ब्रज और गोकुल का मन काम का अंश ज्यादा है। तो कृष्ण की कथा, उपन्यास में जो कथा है कृष्ण की तो है, किंतु उसमें कृष्ण के ब्रज और गोकुल का मन काम का अंश ज्यादा है। साम प्रकरण में उनका वक्तव्य उनके जीवन दर्शन का उपसंहार माना जाता है। देखो साम, कृष्ण कह रहे हैं साम से, मरता वही है जो पैदा होता है, जो पैदा नहीं होता वो मरेगा कैसे? जैसे स्वर्ग, वह न वहां कोई पैदा होता है न मरता है, पता नहीं कोई जीता भी है या नहीं। यह बंजर प्रदेश है, यह मृत्यु लोक है, इसी को सृष्टि कहते हैं। जीवन यही है और जीवन जीने के लिए होता है, इसलिए होता है कि जिया करो। इसे लेकर भजे लेकर, इसलिए नहीं कि मरते दम तक रोते रहें, कराहते रहें, तड़पते रहें, आह ऊ करते रहें। तो मरने की चिंता में जीना स्थगित मत करो। हाँ, दूसरों के जीने में खलल ना पड़े, इतना ध्यान रहे। रही बात द्वारका के नष्ट होने की, तो बेटा होता है ही इसलिए कि बाप के किए कराए पर पानी फेर दे, उसके बने बनाए घरौंदे को तोड़ दे। इसके बाद जो बने उससे बेहतर बने, और टूटेगा नहीं तो बनेगा कहाँ से? महत्वपूर्ण कथन है। कहाँ से? काशीनाथ सिंह जी के उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास मुख्य रूप से महाभारत के बाद कृष्ण के उपक्षपूर्ण जीवन और महानायक के अंत की बेहद दुखद कथा है। उपन्यास की मूल स्थापना यही है कि महाभारत सहित कृष्ण के तमाम गतिविधियों के मूल में उनके ईश्वर बनने की महत्वाकांक्षा थी। यह उपन्यास कृष्ण के माध्यम से बताता है कि छल, कपट, धूर्तता, अनैतिकता आदि के सहारे महान या ईश्वर बने व्यक्ति का जीवन उसके अंतिम समय में कैसा होता है। इस उपन्यास के विषय में डॉक्टर ओम निश्चल जी का महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उपसंहार कृष्ण के उपसंहार की ऐसी ही मार्मिक कथा है। यह जैसे कृष्ण के अंतःकरण का विलाप है। काशीनाथ सिंह जी ने मिथक को इतिहास और पुराण से निकालकर आधुनिकता के आईने में रखा है। लोग देख सकें कि बड़े से बड़ा नायक का आखिर क्या हर्ष होता है। महत्वपूर्ण कथन है। अगले उपन्यासकार है हमारे संजीव किशनगढ़ का अहेरी। सर्कस, सावधान नीचे आ गया, धार, पांव तले की धूप, जंगल जहां शुरू होता है, सूत्रधार, आकाश चंपा, रह गई दिशाएं इसी पार, फांस और प्रत्यंचा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है क्योंकि इनके उपन्यास लाइन वाइज लगाने को आते हैं। सावधान नीचे आग है और धार क्रमशः बिहार और बंगाल के कोयला अंचल में स्थित कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचारों और कोयला मजदूरों की नरकीय जिंदगी तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के शोषण का यथार्थ चित्र अंकित करता है। धार की मैना अपने संघर्ष और साहस से प्रभावित करती है, किंतु उसके चरित्र में विकास की संभावनाएं नहीं है। सब मिलाकर देखा जाए तो संजीव खदान
मजदूरों और आदिवासियों के शोषण का चित्र तो उभार सके हैं, किंतु उसकी मुक्ति का सही मार्ग नहीं दिखा सके हैं। अगला है पांव तले की धूप की कथा। भूमि छोटा नागपुर याद रखेंगे कि पठारी इलाके का डोकरी अंचल है। सुदीप इस अंचल में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियर बनकर आता है। वह जन आंदोलन से जुड़ा एक लेखक भी है। वह इस अंचल की मानसिक जड़ता को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु वह यहाँ के अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों के चलते असफल होता है और घोर निराशा में आत्महत्या कर लेता है। समकालीन जीवन की शायद यही सच्चाई है। सही रास्ते पर चलने वाला अंततः अवसरवादियों द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत होने के लिए अभिशप्त है। जंगल जहाँ शुरू होता है कि कथा भूमि पश्चिमी चंपारण के इसे मिनी चंबल कहा जाता है। विषय वस्तु याद रखेंगे। यहाँ डाकुओं का अभ्यारण्य है। ऊपर से तो यह उपन्यास डाकू समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः जंगल राज के रूप में परिवर्तित आज की पूरी समाज व्यवस्था की परतों को उधेड़कर सामने लाने वाला यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उपन्यास में कुमार जैसा पुलिस अधिकारी भी अंततः टूट जाता है और जिस जंगल के लिए वह लड़ रहा था वही जंगल उसके भीतर उगाता है। इन सब के बावजूद उपन्यास का निराश नहीं है। उपन्यास में मुरली पांडे के रूप में नूह जैसा एक व्यक्तित्व विद्यमान है। मलारी का बच्चा देश का भविष्य है। काली का ये पूछने पर कि इसे सौंपेंगे किसे, कुमार कहता है उसे नूह को, जो इस मायावी महाप्रलय में भी जो कुछ श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसे बचा लेने की जिद ठाने है मुरली पांडे। निश्चय ही यह उपन्यास आज के सामाजिक यथार्थ को सामने लाने की ईमानदार कोशिश के लिए याद किया जाएगा। सूत्रधार इसकी विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। प्रख्यात लोक नाटक भिखारी ठाकुर के को उपजीव बनाकर लिखा गया है कि एक जीवनी परक उपन्यास है। अगले उपन्यासकार हैं हमारे अब्दुल बिस्मिल्लाह जी। समर शेष है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरबाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवृत्त आख्यान। रावी लिखता है कुठाव। बिस्मिल्लाह सर हमारे जामिया के एचओडी भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में बिस्मिल्लाह सर हम मतलब हमारे डिपार्टमेंट में भी आते हैं और उनसे बात करके सच में बहुत अच्छा भी लगता है। जीनी जीनी बीनी चदरिया, इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ अपनी पूरी संश्लिष्टता से सजीव होता है। इसमें गरीब निम्न मध्यम वर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी तो कही ही गई है। इसके साथ ही उनके इसमें व्याप्त अशिक्षा, रूढ़िवादिता, जड़ता, धार्मिक संकीर्णता तथा उनकी अपराजय जिजीविका को भी विविध जीवन संदर्भ में साकार किया गया है। मुखड़ा क्या देखें, इलाहाबाद के समीप बालापुर गांव के केंद्र में रखकर देश के स्वतंत्र होने से लेकर आपातकाल लागू होने तक की कहानी कही गई है। नेहरू का शासन, चीन का आक्रमण, शास्त्री जी के शासनकाल में हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध, इंदिरा जी के समय में कांग्रेस का विभाजन, बांग्लादेश का उदय, आपातकाल, नक्सलवाद का उभरना, इन सभी घटनाओं की अनुगूंज उपन्यास में सुनाई पड़ती है। छोटी जातियों के विरुद्ध चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, दोनों एक थे। रामवृक्ष पांडे राजा नहीं थे, किंतु गांव में शासन उन्हीं का था। उनकी बिटिया की शादी में सारी प्रजा उपस्थित हुई। अपना कर्तव्य निभाया और अपना हक ले लिया। निजी कारणों से अली अहमद चूड़ीहार नहीं आया। रामवृक्ष पांडे ने उसकी इसमें अपनी तौहीन समझी माफी चाहूंगी। तौहीन समझी और उन्होंने निश्चय किया, इस अली चूड़ीहार को दर दर का भिखारी न बना दिया तो मेरा भी नाम रामवृक्ष पांडे नहीं। उनकी दृष्टि में पाकिस्तान बन जाने से मुसल्ला का दिमाग बिगड़ गया था। श्री पांडे के संकल्प से अभिशप्त अली अहमद चूड़ीहार के जीवन संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कथा सूत्रों के माध्यम से उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चेतना के उभार, धर्मनिरपेक्ष उपन्यास शक्तियों के बिखराव, पारंपरिक पेशों के टूटने बिखरने, रोजगार के सुनियोजित नए अवसरों के उपलब्ध न होने, अशिक्षा के कारण जर्जर रूढ़ियों और अंधविश्वासों के बने रहने, ग्राम पंचायतों के चुनाव चक्र में चलते गांव की दलबंदी के बढ़ने, छोटी जातियों में सामाजिक न्याय और जनतांत्रिक चेतना के उभरने, गांव के शहर उन्मुख होते जाने और राजनीतिक पार्टियों द्वारा वैचारिक आधार को छोड़कर सुविधा की राजनीति करने आदि जैसे प्रसंगों का मार्मिक चित्रण किया है। अपवित्र आख्यान में हिंदू मुस्लिम रिश्ते की मिठास और खटास के साथ समय की तिक्तताओं और विरोधाभासों का भी सूक्ष्म निरीक्षण करता है। रावी लिखता है उपन्यास है इनका और इसके 12 शीर्षकों में बटा हुआ है। हर शीर्षक की अपने आप में एक स्वतंत्र कहानी है, पर उपन्यासकार ने उसका संयोजन इतनी खूबसूरती से किया है कि सभी शीर्षक उपन्यास की मूल कथा में इस रूप में है कि उपन्यास की कथा को आगे करने में मदद करते हैं।
इस उपन्यास का शीर्षक थोड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल फारसी में कहानी सुनाने वाले को रावी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, रावी लिखता है में फारसी में जो कहानी सुनाता है उसको रावी कहते हैं। यहाँ पर कहानी सुनाई नहीं लिखी गई है, अर्थात अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब अप्रत्यक्ष रूप से इस उपन्यास में रावी की भूमिका में हैं। रावी लिखता है ऐसे उपन्यास की कहानी है जिसने दुनिया की हर चीज अपने अनुभव से सीखी है। वह गांव से प्रेम करता है पर शहर में रह रहे अपने बच्चों को शहरी होने से नहीं रोकता। उसने समय अनुसार अपने आप को शहरी परिवेश में पूरी तरह डुबो लिया है। वह अपनी जमीन से इस तरह जुड़ा हुआ है कि उसे अपने बचपन के साथ खेत खलियान, आम नीम के पेड़ और अपना चबूतरा लगातार याद आते हैं। अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, महत्वपूर्ण है, आप उनको याद रखेंगे। इनके विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इनके नाम जरूर पढ़ाऊंगी। ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, यशपाल, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद प्रकाश जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, रघुवीर शरण मित्र। अगली पीढ़ी में है राजीव सक्सेना, शिव कुमार मिश्र, नरेंद्र कोहली, वीरेंद्र कुमार जैन, इकबाल बहादुर देवसरे, मनु शर्मा, राम कुमार भ्रमर, शिव प्रसाद सिंह, जयशंकर द्विवेदी, शरद पगारे, आनंद शर्मा, बच्चन सिंह, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, मेवाराम, रंगनाथ तिवारी, आशा प्रभात। ऊपर वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, यशपाल, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद प्रकाश जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव और रघुवीर शरण मित्र। ये कौन से उपन्यासकार हैं? ऐतिहासिक और पौराणिक। तो चलिए अगली क्लास में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। रामचंद्र तिवारी सीरीज भाग 23 प्रश्न श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हृदय का जेल जीवन पर आधार बनाकर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? ए किस्सा हवेली, बी दंडनायक, सी पगली घंटी या डी हत्या। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पगली घंटी। अचला क्वेश्चन नंबर 2 है, अचला एक मना स्थिति, भगोड़ा, शोक संवाद, मेरा नाम तेरा नाम, हम सब मनसाराम किसके उपन्यास है? ए हृदय, बी मुद्रा राक्षस, सी मार्कंडेय या डी बदी उजमा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपसंहार में कृष्ण के बहाने वह पहली बार जन्म, मृत्यु, जीवन और काल के दार्शनिक प्रश्नों से रूबरू होती है। महाभारत में कृष्ण का पात्र अकेला ऐसा पात्र है जो व्यक्ति के किसी पक्ष से अछूता या अधूरा नहीं है। वह विराट आत्मा है। वह एक साथ नायक भी है, विदूषक भी है, योगी भी है, भोगी भी है और अंततः इन सबसे निर्लिप्त एक तटस्थ काल प्रेक्षक भी। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी निर्मला जैन, ऑप्शन सी शशि भूषण द्विवेदी या ऑप्शन डी प्रदीप सक्सेना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शशि भूषण द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपसंहार की ऐसी मार्मिक कथा है यह जैसे कृष्ण के अंतःकरण का विलाप है। काशीनाथ सिंह ने मृतक को इतिहास और पुराण से निकालकर आधुनिकता के आईने में रखा है, लोग देख सकें कि बड़े से बड़ा नायक का क्या हश्र होता है। महत्वपूर्ण कथन है, किस आलोचक का है? ए रामचंद्र तिवारी, बी निर्मला जैन, सी शशि भूषण द्विवेदी या डी ओम निश्चल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओम निश्चल। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर काशी का आसी मेरा नगर है था तो रहन पर रघु मेरा घर है और शायद आपका भी। कथन किसका है? ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, बी निर्मला जैन, सी शशि भूषण द्विवेदी या डी ओम निश्चल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह। उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।